ग्रुप नंबर 13 में लिखना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें पहला लिखना, जो पहला एलिमेंट है वो कौन है? बोरॉन। बोरॉन। दूसरा एलिमेंट कौन है? आलू। एल्यूमिनियम। तीसरा एलिमेंट कौन है? गाजर। गैलियम। तीसरा मैंगन। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। बैंगन, आलू, गाजर इन इंडियम। और लास्ट वन इज हेलियम। लिख लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। 5 में कितना ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा? बताया था ट्रिक ना, 8 8 8 8 18 18। भूल गए क्या? यहां कितना होगा? 18 होगा ना। 31। 8 18 18 9 और ये 49। और ये कितना हो जाएगा? 9 2 11 और ये हो जाएगा 81। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो एटॉमिक नंबर का ट्रिक क्या बताया था? 8 18 32। कितना होता है? 8 18 18 32। मोबाइल नंबर की तरह याद रखना है, 8 18 18 32। ठीक है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बात करें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्या लिख सकते हैं? जनरल कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग बताओ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन पेरेंट्स आए थे ना, ध्यान से पढ़ने का इधर। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP1 होगा ना? नहीं होगा? तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP1। नेक्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन फैमिली। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 एंड वैलेंसी इज ऑल्सो 3। वैलेंस valence electron is 3 and valency is also 3. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बोरॉन इज रेयर एलिमेंट। बोरॉन इज रेयर एलिमेंट। बोरॉन इज रेयर एलिमेंट which found in the form of salt, which found in the form of salt of boric acid। बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3। अल्युमिनियम जो रेयर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है और ये बोरिक एसिड के सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है, डायरेक्टली हमें मिलता नहीं है। नेक्स्ट लिखना, अल्युमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सॉरी मेटल। अल्युमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल। अल्युमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल, यानी मेटल में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है?
एल्यूमिनियम। आगे लिखना अबंडेंस ऑर्डर, अबंडेंस ऑर्डर, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, उसके बाद गैलियम, उसके बाद बोरॉन, देन इंडियम, देन थैलियम। सबसे ज्यादा अबंडेंस केवल इसी में नहीं, अल्युमिनियम पूरे मेटल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में अल्युमिनियम सबसे ज्यादा अबंडेंस होता है। मेटल के ऐसे एलिमेंट बोले तो सिलिकॉन बोलते हैं, मेटल बोले तो अल्युमिनियम सबसे ज्यादा अबंडेंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना, जो बोरॉन वगैरह होते हैं अल्युमिनियम, वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में कैसे कैसे होंगे, तो यहां हम लिखेंगे बोरेक्स के फॉर्म में होता है। बोरेक्स, बोरेक्स पढ़े होगे तुम लोग 10th क्लास में। बोरेक्स का फॉर्मूला पढ़े तो हो, Na2B4O7.10H2। दिस वन इज फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। उसके बाद है कार्नेलाइट। तो इस बोरेक्स में बोरॉन, बोरॉन कंबाइंड स्टेट में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्नेलाइट, कार्नेलाइट ये पूछा जाता है, फॉर्मूला याद रखना। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7, Na2B4O7.4H2O, ये कार्नेलाइट है। उसके बाद है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड जो कैरम बोर्ड पे पाउडर लगाते हैं वो बोरिक एसिड ही होता है, H3BO3, बोरिक एसिड। उसके बाद है कोलिमेनाइट, कोलिमिनाइट, कोलिमेनाइट, इसका फॉर्मूला होता है Ca2B6O11.5H2O। तो ये चार जो कंपाउंड है इसमें बोरोन का कंबाइंड स्टेट है। अब मैं जो लिख रहा हूं उसमें एल्युमिनियम होगा। पहला है कोरोंडम, कोरोंडम, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। दूसरा है डाइस्पोर, डाइस्पोर Al2O3.H2O। नेक्स्ट है बॉक्साइट, बॉक्साइट नाम सुने ना बॉक्साइट का, Al2O3.2H2O, नाम सुने जीतेश ना। बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या स्ट्रक्चर किया जाता है, क्रायोलाइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अल्युमिनियम का ये मिनरल्स का नाम, ओर का नाम है ये क्रायोलाइट, Na3AlF6, फेल्डस्पार, फेल्डस्पार AlKAlSI3O8। तो ये जो हमने लिखवाया इसमें अल्युमिनियम इस कंबाइंड स्टेट में होता है। बोरेक्स, बोरॉन जो है बोरेक्स के फॉर्म में, कार्नेलाइट के फॉर्म में, बोरिक एसिड के फॉर्म में, कोलेमेनाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि अल्युमिनियम कोरोंडम के फॉर्म में, डाइस्पोर के फॉर्म में, बॉक्साइट के फॉर्म में, क्रायोलाइट के फॉर्म में और फेल्डस्पार के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अल्युमिनियम और बोरॉन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालना,
फेल्डस्पार, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरोंडम, पोलेमेनाइट, बोरिक एसिड, कार्नेलाइट, बोरेक्स। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, ग्लास में, पायरेक्स ग्लास में यूज करते हैं उसको, वहां यूज करते हैं। यहाँ हमने बताया कि अल्युमिनियम किस फॉर्म में कंबाइंड होकर रहता है। एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी में। हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला डालना हेडिंग एटॉमिक रेडियस। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब मुझे बताओ टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? तो बैगन से आलू, आलू से गाजर, गाजर से बैगन से आलू बड़ा होता है। आलू से गाजर, और गाजर से थैला बड़ा होना चाहिए ना, और थैला से अच्छा इंडियम, इन और थैला। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए ना? बिल्कुल करेक्ट है। किसी को डाउट है तो ये है गलत है। दो जगह तुम लोग को याद होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक्सेप्शन बताया था ना, क्योंकि बिना केमिस्ट्री एक्सेप्शन का अधूरा है कि नहीं है। तो यहाँ पर बोरॉन के पहले गाजर पहले आ जाता है, आलू बाद में, होगा ना? और यहाँ पर इंडियम और थैलियम का लगभग लगभग बराबर होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तुम बस जेसीबी चलाओ, आगे मत बोलो। ऐसा क्यों होता है, रीजन बताओ। देखो, तुम इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे अल्युमिनियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3p। अब ध्यान देना, गैलियम में अगर निकालोगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1 और 4p1, सॉरी 3d10 होता है। अच्छा, मैं 3d10 को यहां लिख दे रहा हूं ताकि एक साथ हो जाएगा। हालांकि हम फिलअप पहले करेंगे। थ्री डी 10 4s1। अब यहां ध्यान देना, इस दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें क्या एक्स्ट्रा नजर आ रहा है? देखो, इसमें डी पूरा भरा हुआ है। क्या इसमें डी है क्या? इसमें डी का नामो निशान नहीं है क्या? अब डी जो इसका रेडियस पीछे कम हो गया, उसका रीजन सब कुछ यही है, समस्या का जड़ यही है, डी। अब डी के इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं? और दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अगर एक इलेक्ट्रॉन्स दूर, मान लो ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 होता है, और उसके पहले डी होता है। अब डी जो है वो चाहता है कि हम फैल फैल के रहे,
तो ये दूर दूर फैल फैल के रहना चाहता है, तो इससे क्या होगा, ये इसको आसानी से क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा ना। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इसको सील्ड नहीं कर पा रहे हैं, घेर नहीं पा रहे हैं। घेर पा रहे हैं क्या, वो तो बोल रहे हैं कि हमारा नेचर है दूर दूर फैल के रहना और हम दूर दूर फैल के रहेंगे, तो क्या ये न्यूक्लियस घेरा पाएगा क्या, जितने सोच पा रहे हो। तुम्हें कोई दूर दूर से घेरेगा तो तुम घेरा पाओगे नहीं ना, पास पास से घेराओगे कि नहीं घेराओगे। तो ये इसका नेचर है दूर दूर रहना, तो वो उसको सील्ड नहीं कर पा रहा है, घेर नहीं पा रहा है, घेर नहीं पा रहा, तो इस पे ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है इसको। कह रहा है कि जब घेरने वाला कोई है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट अट्रैक्ट करूंगा। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइज कम होने लगेगा, रेडियस कम होने लगेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पुअर सील्डिंग इफेक्ट। तो हम रीजन लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ रीजन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ कौन सा, ये दूर दूर रहेगा तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो इसलिए अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। पास पास रहता तब ना रिपल्सन होता, दूर दूर रहेगा तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम। तो हम लिखेंगे रीजन। रीजन क्या लिखेंगे, अल्युमिनियम में और गैलियम में। गैलियम में 3d10 इलेक्ट्रॉन होता है और ये दूर दूर रहना चाहते हैं, यानी इसको डिफ्यूज इन नेचर बोला जाता है। दूर दूर रहने का मतलब डिफ्यूज इन नेचर। डिफ्यूज समझ में आ रहा है ना, डिफ्यूज इन नेचर, यानी ये दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। जब ये डिफ्यूज इन नेचर होंगे तो इनका इस न्यूक्लियस को अच्छे से घेरेंगे या अच्छे से नहीं घेरेंगे, अच्छे से घेरेंगे ना। तुम लोग गधे हो एकदम, अभी भी बताया ना कि अच्छे से नहीं घेरेगा। अरे जब दूर दूर फैल जाएगा तो उसको घेर पाएगा क्या, तो क्या बोलेंगे इसको, पुअर सील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, पुअर सील्डिंग इफेक्ट। और जब इसको अच्छे से घेर नहीं पाएगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीज। और जब अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस का इस आउटर सेल पे बढ़ जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। यही रीजन है कि गैलियम का साइज अल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। अगर एक लाइन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना। और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि जिंक के बाद गैलियम आता है, 31 है ना, जिंक का 30 है एटॉमिक नंबर, और 31 इसको इसका होता है। तो इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया, कोई डाउट है, चलो एक्सप्लेन करो तुम, गैलियम का साइज क्यों कम हो गया है। हाँ चलो लिख लो, मैं कहा बोला तुम्हें नहीं आता, अरे तुम ऐसे बोल रहा था, दिल पे ले लिए क्या। ये लिख लिए, अब ध्यान दो, इंडियम और ये थैलियम है ना, बोल भी नहीं रहे हो तुम, इंडियम और थैलियम। थैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए लेकिन किसके बराबर होने लग गया, ऐसा क्यों, तो देखो ध्यान से, अगर तुम वही फिर से थैलियम में कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो थैलियम में 4f14 आता है, जबकि इसमें नहीं आता है। जैसे इसमें 3d नहीं आता है, उसी तरह से
इसमें 3D आता है, इसमें 3D नहीं आता है। उसी तरह से इसमें 4F14 आएगा, इसमें 4F14, और ये भी डिफ्यूज इन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? तो 4F डिफ्यूज इन नेचर का होता है, डिफ्यूज इन नेचर का होता है। अब ये दूर दूर फैल के रहना चाहता है, इसके वजह से क्या होगा? पुअर सील्डिंग, घेर नहीं पाएगा, पुअर सील्डिंग इफेक्ट लगेगा, पुअर सील्डिंग इफेक्ट लगेगा। और जब पुअर सील्डिंग इफेक्ट लगेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो घटेगा तो इसके लगभग बराबर आ जाएगा। तो दोनों लिख लो पॉइंट्स। अब ध्यान देना, यही अब इसमें थैलियम में क्या हो गया? अट्रैक्शन बढ़ गया ना, और गैलियम में क्या हुआ? अट्रैक्शन बढ़ गया। इसकी वजह से और जगह इफेक्ट डालेगा वो, केवल रेडियस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। तो याद रखना कि गैलियम में अट्रैक्शन बढ़ गया है और थैलियम में भी अट्रैक्शन बढ़ गया है। इसकी वजह से केवल रेडियस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आगे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब आगे हेडिंग लिखना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्या होगा? टॉप टू बॉटम आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। जिसका साइज कम होता है उसमें से मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन्स निकालना। तो आयोनाइजेशन एंड इंथैल्पी का टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, जनरली हम बोल रहे हैं, कॉमन से बारे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन होता है। अब देखो बोरॉन का साइज क्या है? सबसे छोटा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, होगा ना। और थैलियम का साइज क्या है? बड़ा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना डिफिकल्ट है। तो बोरॉन में एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। लेकिन तो में आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हेडिंग डालना आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या होना चाहिए था? बोरॉन का ज्यादा, एल्युमिनियम का कम, गैलियम का और कम, इंडियम का और कम, और थैलियम का और कम होना चाहिए था। टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्सेप्शन है इसमें। बोरॉन, अब बोरॉन तो सबसे साइज में छोटा, इसलिए नंबर 1 यही रहेगा। अब ध्यान देना, 4F के इलेक्ट्रॉन्स बहुत फैल फैल के रहना चाहते हैं, तो इनमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ साइज मैटर नहीं करेगा, यहाँ पुअर सील्डिंग के वजह से अट्रैक्शन जो बढ़ा है वो इफेक्ट इसको बहुत डाल दे, ज्यादा इसको डालेगा। जो 4F इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है और यहाँ 4F है। ये 4F जो है इसका, ये बोला है कि हम दूर दूर फैल कर रहना चाहते हैं, तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाता है। तो हमें इसके बाद नंबर आना चाहिए था अल्युमिनियम का, लेकिन आता है किसका? थैलियम का। थैलियम के बाद अब ये इसमें भी क्या होता था? 3D आता था ना, तो उसके भी इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर फैल कर रहना चाहते हैं। अच्छा 3D में और 4F में, 4F के इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा फैल कर रहना चाहते हैं, इसीलिए इसमें अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या है? टफ, डिफिकल्ट है। तो इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है गैलियम का। गैलियम के बाद जो नंबर आएगा वो, इनमें तो हम साइज ही बोलेंगे, एल्युमिनियम और इंडियम, क्योंकि इसमें तो कोई सील्डिंग इफेक्ट तो लगता नहीं है। तो देखो ये तीनों में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बोरॉन एल्युमिनियम और इंडियम। यहाँ भी वही थे, बोरॉन एल्युमिनियम और इंडियम, इन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसका बढ़ जाएगा, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और गैलियम यहाँ थर्ड नंबर।
तो ऐसे इसको याद रखना, बोरॉन के बाद थैलियम 4f की वजह से, उसके बाद गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। इसको लिख लेना। एक्सेप्शन का रीजन लिखवाना जरूरी नहीं है ना, इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने। साइज में सेम होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं सेम होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन बढ़ गया है ना। साइज लगभग मान लो बराबर है, तो प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। थैलियम में प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना, तो प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा। तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा हो तो उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। होगा कि नहीं होगा? आगे लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बोरॉन कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म बोरॉन से बना बोरॉन प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बोलेंगे, फर्स्ट I1। बोरॉन से क्या बना, क्या बोलेंगे, बोरॉन से क्या बना, क्या बोलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 किया, 3 किया। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस केस में क्या बनाएगा, आयनिक। क्या बनाएगा, आयनिक। लेकिन ये आयनिक बहुत कम बनाता है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन शेयर टू अदर एलिमेंट, शेयर टू अदर एलिमेंट and form covalent compound, and form covalent compound, and form covalent compound. Example, BF3, BCl3, BBr3, BI3, B2S6 डाइबोरेन, डाइबोरेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, तो बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन लूज तो होता है, उस केस में आयनिक बनेगा, लेकिन ये मोस्टली अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयर करता है। इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट लिखना, द कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम कोवैलेंट है, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड। BCl3 का नाम क्या है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। तो क्लोराइड की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और आयोडीन है तो आयोडाइड। नेक्स्ट लिखना, कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम, कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एग्जाम्पल, AlCl3, AlCl3, GaCl3, गैलियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, are covalent in anhydrous state, are covalent in anhydrous
स्टेट, एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर। अगर ये वाटर इसमें नहीं है कंबाइंड तो ये कोवैलेंट फॉर्म में होंगे। एंड आयनिक इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड आयनिक इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी मान लो AlCl3 को पानी में डाल दो तो किसमें ब्रेक हो जाता है, एल्युमिनियम +3 में और Cl- में। यानी एक्वस सॉल्यूशन में कैसा ट्रीट करेगा, आयनिक। तो एंड आयनिक इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज देयर हाइड्रेशन एनर्जी, because their hydration energy, because their hydration energy compensate, because their hydration energy compensate ionization enthalpy, ionization enthalpy। अब ध्यान से समझो क्या ये पॉइंट बोल रहा है। मान लो हमने बोला कि AlCl3 बनाओ एनहाइड्रस स्टेट में बिना वाटर का। ध्यान से सुनना, हमने बोला कि AlCl3 बनाओ बिल्कुल किस फॉर्म में, एनहाइड्रस, वाटर वगैरह नहीं है, ठीक है। अब यहां पर दो बातें उठती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ये अल्युमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है या तो शेयरिंग में जाए या तो लूज कर दे। लूज करके बनेगा तो अगर ये लूज करेगा दो यहां पर केसेज राइज होंगे, या तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, रिंग हो, या 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, लूज कर दे और क्या बन जाए, अल्युमिनियम +3 बन जाए। ऐसे भी तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे अल्युमिनियम का तो +3 आएगा। तो +3 का मतलब ये नहीं हुआ कि उसने 3 लूज किया। अब दोनों में से वो काम वो करेगा जिसमें एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। क्योंकि बॉन्ड बनाते समय, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएगा यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो लूज करेगा तो क्या बनाएगा, आयोनिक बनाएगा। तो जिसमें एनर्जी कम लगेगा वो बनाएगा। तो एनहाइड्रस स्टेट में उसको शेयरिंग करने में एनर्जी क्या लगता है, कम लगता है। इसीलिए कौन सा बॉन्ड प्रीफर करता है, आयनिक को प्रीफर, क्योंकि उसमें एनर्जी क्या होता है, उस प्रोसेस को करने में यानी बॉन्ड को शेयरिंग करने में और फिर बॉन्ड बनाने में एनर्जी क्या लगता है, कम। तो जो कम लगेगा उसी को चुनता है। इसीलिए एनहाइड्रस स्टेट में अल्युमिनियम जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसका एनर्जी कम कंज्यूम होता है और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है। इसीलिए एनहाइड्रस स्टेट में अल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयर करता है, वो लूज नहीं करेगा, इसलिए वो आयनिक नहीं बनाएगा। अब दूसरा केस देखो, जब इसी एल्युमिनियम को पानी में डाल दिया जाए तो इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, जब पानी में डालेंगे तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर हो जाए या तो क्या हो जाए, लूज हो जाए। तो लूज कराने में कौन सा एनर्जी लगता है, I1 I2 और क्या लगेगा। अब इस केस में जब हमने वाटर में लिया, एक्वस में लिया, तो एक्वस में ले जैसे ये जाएगा तो वाटर इसको घेरेगा, और घेरेगा तो क्या रिलीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा ना। अब होता क्या है कि हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू अब ये निगेटिव है और ये क्या है, क्योंकि ये हम देते हैं और ये क्या होता है, रिलीज होता है। समझ में आएगा, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हम नहीं चाहते किसी को देना, हम चाहते कि उसमें से एनर्जी निकले। तो यहां एनर्जी कम देना पड़ता है और रिलीज क्या होता है, मान लो हमने 50 दिया लेकिन रिलीज कितना हो गया, 50 जूल दिया और 100 क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये इसके ऊपर भारी पड़ जाता है, कौन सा एनर्जी, हाइड्रेशन में। इसीलिए इस केस में यहां शेयरिंग नहीं करना चाहता है, क्या चाहता है, वो आयनिक बनाना, बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि उस केस में हाइड्रेशन
क्या हो जाता है, कंपनसेट, ये हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा हो जाता है कि आयोनाइजेशन कम कम पड़ने लगता है। तो इस केस में देना कम पड़ता है और रिलीज, इसलिए किसको प्रीफर करता है, वो लूज करना प्रीफर करता है। क्लियर हो गया? इस केस में शेयर करना प्रीफर करता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी नहीं है, यहाँ क्या है, IE1 है, IE2 है और IE, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा लगता है, इसीलिए ये इस रास्ते को प्रीफर नहीं करता, ये इस रास्ते पे चलने लगता है। जबकि यहाँ पर पानी के अंदर अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी भारी पड़ जाता है, यानी ये रिलीज होता है, और जब रिलीज होगा तो ये वैल्यू कम पड़ जाता है और ये वैल्यू ज्यादा पड़ने लगता है, इसीलिए देना कम पड़ता है, रिलीज, तो इसलिए ये किसको प्रीफर कर जाता है, इसको। क्लियर हो गया बातें? तो एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक को प्रीफर करता है अल्युमिनियम, यानी अल्युमिनियम का 2 कैरेक्टर बताया जा रहा है, एनहाइड्रस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाने लगेगा और एक्वस में आयनिक बनाने लगेगा। कोई पूछे रीजन बताओ क्या है, तो एक्वस के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी भारी पड़ जाता है, जबकि एनहाइड्रस कंडीशन में IE1 IE2 IE3 बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको प्रीफर नहीं करते। क्लियर हो गया? लिख लो, लिख लोगे ना, अपने मन से लिखो, मैं केवल लाइन लिखवा दिया हूं, अब ये समझाया तो लाइन और समझना। क्लियर हो गया क्यों क्यों ऐसा हुआ? सिंपल सा लाइन है, इस केस में ये एनर्जी IE1 IE2 IE3 क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लगने लगता है, इसीलिए इस रास्ते को चुनता है, और वो उस रास्ते को चुनेगा जिसमें एनर्जी कम लगेगा, तो इसने इसीलिए कोवैलेंट को चुना है। और इस केस में ये तो लगता तो है ही, प्लस इसको एक एडिशनल फायदा मिल जाता है, पानी के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाता है, ज्यादा, इसके वजह से रिलीज ज्यादा होता है, ज्यादा रिलीज होगा तो उसको देना कम पड़ा और रिलीज ज्यादा हुआ, इसीलिए आयनिक को प्रीफर करता है। लिखो अच्छे से, इसको राइट डाउन कर लो, समझ में आ गया क्यों रास्ता चुना, कौन सा चुना है, दोनों में कौन कौन रास्ता चुना है? एनहाइड्रस में कोवैलेंट को चुना है और एक्वस में आयनिक बॉन्ड को चुना है, ऐसा क्यों? Why aluminum form covalent bond in anhydrous and form ionic in aqueous solution? लिख लो क्वेश्चन, why aluminum form covalent bond, why aluminum form covalent bond in anhydrous, anhydrous मतलब विदाउट वाटर, in anhydrous but क्यों मुस्कुरा रहे हो, but form ionic bond in aqueous solution. But form ionic bond in aqueous solution. लिख लोगे ना? चलो, टीसीएस चाहिए क्या? तो 2 पॉइंट तो हुआ केवल, बस दोनों पॉइंट समझ में आ गया? समझना इंपॉर्टेंट है, भले 2 पॉइंट ही क्यों ना हो, मेरा ही है क्या?